जब भी हम किसी बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत के कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं ना, तो वहां अक्सर एक अजीब सी अफरा तफरी नजर आती है। मतलब धूल उड़ रही है, क्रेन्स हवा में झूल रहे हैं। हाँ, और सैकड़ों मजदूर इधर उधर भाग रहे होते हैं। मशीनों का इतना शोर होता है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर तो ये पूरी प्रक्रिया एकदम, जिसे कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड केओस वैसी लगती है। लेकिन इस पूरे भौतिक निर्माण के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई छुपी है। असल में वो इमारत ईंट और कंक्रीट के रूप में जमीन पर उतरने से महीनों या सालों पहले ही पूरी तरह से बन चुकी होती है। और सिर्फ बनी नहीं चुकी होती है, मेरा मतलब है उसे कई बार तोड़ा भी जा चुका होता है। उसकी डिजाइन की कमियों को परखा जा चुका होता है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ बिना एक भी असली ईंट रखे होता है। हाँ, बिना किसी भारी मशीन को चालू किए। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी अदृश्य और आधुनिक दुनिया को समझना है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, मास्टरिंग बिम कोऑर्डिनेशन एंड क्लैश डिटेक्शन विथ नेविसवर्क्स, उसके मुख्य अंशों पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ये तकनीक कोई डिजिटल सैंडबॉक्स हो, या फिर जैसे एक्सरे विजन वाली कोई टाइम मशीन हो, जहां आप बड़ी बड़ी इमारतों को वर्चुअली खड़ा कर सकते हैं और भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि क्या गलत होने वाला है। एक्सरे विजन वाली टाइम मशीन, ये एनोलॉजी बहुत सटीक है। देखिए, इस पूरी व्यवस्था का जो बेस है ना, उसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कहते हैं, शॉर्ट में बिम। अब अक्सर लोग बिम को लेकर एक गलतफहमी पाल लेते हैं। अच्छा, किस तरह की गलतफहमी? लोग सोचते हैं कि ये बस एक एडवांस 3D मॉडल है या फिर पुराने कैड ड्राइंग का कोई नया वर्जन है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इस फील्ड के हैं वो जानते हैं कि 3D मॉडलिंग तो दशकों से चल रही है। मतलब सिर्फ एक्स, वाई और जेड एक्सिस दिखाना कोई नई बात तो है नहीं। तो फिर इस बिम में ऐसा क्या अलग हो रहा है? असल फर्क ज्योमेट्री या ज्योमेट्री में नहीं है, फर्क है मेटाडेटा में। मेटाडेटा? हाँ, बिम ना एक जीता जागता डेटाबेस है। जब कोई आर्किटेक्ट इसमें कोई दीवार बनाता है तो वो सिर्फ कुछ लाइनें नहीं खींच रहा होता, वो उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज को एनकोड कर रहा होता है। मतलब उसमें जानकारी भर रहा होता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मॉडल में एक लोहे का पिलर है, तो उस पिलर के डेटाबेस में ये दर्ज होगा कि उस स्टील का ग्रेड क्या है, उसका वजन कितना है। अच्छा, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। हाँ, और यहाँ तक कि अगर आग लग जाए तो वो कितने तापमान तक पिघलने से बच सकता है। अरे वाह! मतलब ये सिस्टम सिर्फ शेप नहीं बल्कि उस चीज के बिहेवियर को भी समझ रहा है। ये सिर्फ एक दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां इमारत का हर एक पुर्जा अपनी लिमिट्स जानता है। एकदम सही। और इसी भारी भरकम डेटाबेस की वजह से ना, एक प्रोजेक्ट को उसके बजट और टाइम के अंदर पूरा करना पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सारे लोग, चाहे वो आर्किटेक्ट हों, इंजीनियर हों, वो एक ही जानकारी पर काम कर रहे होते हैं। एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, राइट? हाँ, जिससे गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आ रहा है। एक बड़े प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट काम करते हैं। हाँ, और वो सब अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे। बिल्कुल करते हैं। मतलब आर्किटेक्ट शायद रिविट में काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर टिकला में लोहे का हिसाब लगा रहा है। हाँ तो ये सारे सॉफ्टवेयर तो अलग अलग फाइल्स बनाते होंगे ना। हाँ, इन सबको एक पेज पर कैसे लाया जाता है? और यहीं से एंट्री होती है नेविसवर्क्स की। अच्छा। NWD, IFC, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स थे। अगर इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें, क्या ये दुनिया भर के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले एक्सपर्ट्स को एक ही कमरे में बिठाने जैसा है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और नेविसवर्क्स उस कमरे के बीच में रखा एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है, जो सिर्फ भाषा नहीं बदल रहा बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ रहा है। मतलब अगर इंजीनियर कह रहा है लोड बेयरिंग एलिमेंट और आर्किटेक्ट कह रहा है दीवार, तो नेविसवर्क्स समझ जाता है कि असली दुनिया में ये दोनों एक ही चीज है। ये यूनिवर्सल ट्रांसलेटर वाली बात आपने बहुत बढ़िया कही। नेविसवर्क्स ठीक यही करता है। जब आप रेविट जैसी किसी भारी फाइल को इसमें इंपोर्ट करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री और भारी पैरामीटर्स को हटा देता है। उसे हल्का कर देता है। बिल्कुल। वो सिर्फ जरूरी ज्योमेट्री और मेटाडेटा निकालकर एक बहुत ही हल्की फाइल बनाता है, जिसे NWC यानी नेविसवर्क्स कैशे कहते हैं। और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि अगर हम 100 मंजिला इमारत की हर एक ईंट और हर एक तार का पूरा डेटा एक साथ खोलेंगे, तो दुनिया का कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर तो क्रैश हो जाएगा।
तुरंत क्रैश हो जाएगा। हाँ, तो इस डेटा को कंप्रेस करना ही उसे नेविगेट करने लायक बनाता है। और इसी प्रोसेस को हम मॉडल एग्रीगेशन कहते हैं। नेविसवर्क्स इन सारी हल्की फाइलों को जोड़कर एक सिंगल वर्किंग फाइल बना देता है। लेकिन जब 100 मंजिलों का डेटा एक ही जगह आ गया तो स्क्रीन पर तो बस एक अजीब सा शोर दिखेगा ना? मतलब एक इंसान उसे देखकर समझेगा कैसे? बहुत सही सवाल है। इतने सारे डेटा को हैंडल करने के लिए एक फीचर होता है जिसे कोऑर्डिनेशन व्यूज कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन व्यूज आपके फोकस को पूरी इमारत से हटाकर सिर्फ उस हिस्से पर डालता है जहां प्रॉब्लम है। मान लीजिए 15वें फ्लोर की सीलिंग में एसी डक्ट्स और फायर स्प्रिंकलर के पाइप्स के बीच कुछ गड़बड़ है, तो ये व्यू सिर्फ उसी जोन को कट करके हाईलाइट करेगा। ओहो, मतलब बाकी का फालतू डेटा गायब। हाँ, ताकि टीम का पूरा फोकस सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर रहे। तो जब सब लोग एक ही डिजिटल कमरे में आ गए और हमने प्रॉब्लम वाले एरिया पर फोकस भी कर लिया, तो अब हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं क्लैश, यानी टकराव। और ये कोई आंखों से देखकर गलती ढूंढने वाला काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्लैश डिटेक्शन पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है। जब अलग अलग टीमें अपने अपने काम में बिजी होती हैं, तो बहुत चांस होता है कि एक टीम का डिजाइन दूसरी टीम के डिजाइन से टकरा जाए। इसके पीछे का जो साइंस है वो जियोमेट्रिक इंटरसेक्शन पर चलता है, राइट? सॉफ्टवेयर हर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक अदृश्य बाउंडिंग बॉक्स बना देता है। हाँ, एकदम सही। और फिर चेक करता है कि क्या एसी का डक्ट किसी कंक्रीट की बीम के साथ ओवरलैप तो नहीं करा। और सोर्स के हिसाब से ये टकराव मेनली 2 तरह के होते हैं, हार्ड क्लैश और सॉफ्ट क्लैश। देखिए, हार्ड क्लैश तो बहुत सिंपल है समझना। ये तब होता है जब 2 ठोस चीजें एक ही जगह पर आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक कंक्रीट की दीवार है और उसके ठीक बीच से एक पानी का पाइप जा रहा है, जबकि दीवार में कोई छेद डिजाइन ही नहीं किया गया है। हाँ, ये तो सीधा सीधा फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। 2 चीजें एक ही जगह कैसे हो सकती हैं? और अगर ये हार्ड क्लैश कंप्यूटर पे नहीं पकड़े गए तो सोचिए क्या होगा। साइट पर मजदूरों को बनी हुई कंक्रीट की दीवार को काटना पड़ेगा। बाप रे, वो तो टाइम और पैसे दोनों की भयंकर बर्बादी है। और शायद बिल्डिंग कमजोर भी हो जाए। बिल्कुल, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए हार्ड क्लैश सबसे पहले सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो असली सिरदर्द होते हैं ना, वो हैं सॉफ्ट क्लैश। छू भी नहीं रही होती। अगर पाइप और बीम के बीच थोड़ा भी गैप है तो फिर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, सॉफ्ट क्लैश की प्रॉब्लम बिल्डिंग बनने वाले दिन नहीं आती। ये आती है बिल्डिंग बनने के 5 या 10 साल बाद। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे सोचिए, बिल्डिंग बन गई, 10 साल बाद सीलिंग के अंदर लगे एक बड़े एसी यूनिट का कोई वाल्व खराब हो जाता है। एक मेंटेनेंस वाला आदमी उसे ठीक करने जाता है। अब वो देखता है कि उस वाल्व और उसके ठीक सामने वाली स्टील बीम के बीच सिर्फ 2 इंच का गैप है। वाल्व बीम से टकरा नहीं रहा था, इसलिए वो हार्ड क्लैश नहीं था। लेकिन उस आदमी को पाना लगाने के लिए या अपना हाथ घुमाने के लिए कम से कम 8-10 इंच की जगह तो चाहिए ना। एकदम सही। जगह है ही नहीं। अब उस छोटे से वाल्व को ठीक करने के लिए या तो पूरी सीलिंग तोड़नी पड़ेगी या पूरे डक्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। मतलब सॉफ्ट क्लैश डिटेक्शन हमें भविष्य की इन मेंटेनेंस प्रॉब्लम से बचाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर हर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक बफर जोन बना देता है। अगर कोई दूसरी चीज उस बफर जोन के अंदर आई तो वो तुरंत अलार्म दे देगा। इसका मतलब सॉफ्ट क्लैश को इग्नोर करना मतलब आज पैसे बचाने के चक्कर में कल बहुत बड़ा रिस्क लेना है। अच्छा, जब ये सारे क्लैश मिल जाते हैं तो फिर इन्हें सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स होती है ना? हाँ, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स। और मजे की बात यह है कि ये मीटिंग्स टेक्निकल से ज्यादा इंसानी होती हैं। मतलब सॉफ्टवेयर फिर प्रॉब्लम बताता है, सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल। मीटिंग में आर्किटेक्ट और इंजीनियर साथ बैठते हैं। अब बहस होती है। अगर प्लम्बिंग पाइप को राइट में खिसकाया तो वो बिजली के तारों से टकराएगा। अगर बीम को काटा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो जो लड़ाई इस साइट पे ईंट पत्थर के बीच होनी थी वो अब एसी कमरे में कंप्यूटर के सामने हो रही है। हाँ, और वहीं पर सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन एक बात सोचिए, जब आप पाइप को नई जगह शिफ्ट करते हैं तो जगह की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर उस पाइप को लगाने के लिए शायद कोई खास क्रेन चाहिए होगी जो साइट पर सिर्फ 2 दिन के लिए आने वाली है। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ से समझ आता है कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ 3 डायमेंशन XYZ का खेल नहीं है। एक चौथा डायमेंशन भी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो है टाइम। और यहीं पर नेविसवर्क्स का सबसे धांसू फीचर काम आता है, 4D सिमुलेशन।
जब आप अपने 3D मॉडल में टाइम यानी प्रोजेक्ट के शेड्यूल को जोड़ देते हैं तो वो 4D बन जाता है। सोर्स मटेरियल में बताया गया था कि हम MS प्रोजेक्ट या Primavera P6 जैसे शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर से टाइमलाइन इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर एक प्रोसेस होती है एक्टिविटी लिंकिंग। हाँ, एक्टिविटी लिंकिंग में होता यह है कि सॉफ्टवेयर 3D मॉडल के हर पुर्जे की यूनिक आईडी को शेड्यूल के टास्क के साथ मैच कर देता है। जैसे मान लीजिए 15 अक्टूबर को तीसरे फ्लोर पर कंक्रीट डालना है, तो नेविसवर्क्स उस डेट को तीसरे फ्लोर के 3D स्लैब के साथ लॉक कर देगा। अगर इसे मैं किसी एनालॉजी से समझूं तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे कोई बहुत बड़ा एक्शन सीन शूट होना है, गाड़ियां उड़नी है, तो असली शूटिंग से पहले डायरेक्टर एक कंप्यूटर वाला प्री विजुअलाइजेशन बनाता है ना। बिल्कुल, जिसे प्रीवियस कहते हैं। हाँ, ताकि सेट पर किसी का एक्सीडेंट ना हो। यहाँ भी तो वही हो रहा है, हम कंस्ट्रक्शन का सिमुलेशन कर रहे हैं। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ कोई फैंसी कार्टून वीडियो नहीं है। इसका असली काम है बॉटलनेक्स पकड़ना, मतलब काम कहाँ रुकने वाला है ये पहले से पता लगाना है। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? हाँ, मान लीजिए 4D सिमुलेशन चल रहा है और वो दिखाता है कि जिस दिन दूसरे फ्लोर पर बहुत सारा गीला कंक्रीट डाला जाना है, ठीक उसी दिन किसी भारी मशीन को उसी फ्लोर से गुजरकर ऊपर जाना है। अरे, तो टाइम और स्पेस दोनों आपस में टकरा गए। गीले कंक्रीट पर मशीन कैसे चलेगी? बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर ये प्रॉब्लम कंप्यूटर में नहीं पकड़ी गई तो असली साइट पर काम रुक जाएगा, क्रेन और मजदूर खाली बैठेंगे और बड़े प्रोजेक्ट में एक दिन रुकने का मतलब है लाखों का नुकसान। तो 4D सिमुलेशन से आप अपना शेड्यूल पहले ही बदल सकते हैं। मशीन पहले निकाल लो, कंक्रीट बाद में डालो। एग्जैक्टली। यार, ये टेक्निक तो किसी सुपर पावर जैसी लग रही है, भविष्य को देखना और उसे बदल देना। लेकिन मैं थोड़ी स्केप्टिकल भी हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट तो होती नहीं। अगर नेविसवर्क्स इतना ही चमत्कारी है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? आपकी बात बिल्कुल सही है। हर तकनीक की अपनी लिमिट्स होती हैं। फायदों की तो हमने बात कर ली, गलतियां कम होती हैं, विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन जमीनी हकीकत में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है मॉडल कंपैटिबिलिटी की। वो कैसे? नेविसवर्क्स तो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है ना। हाँ, लेकिन जब अलग-अलग सॉफ्टवेयर के पुराने और नए वर्जन मिलते हैं या अलग-अलग देशों के स्टैंडर्ड्स टकराते हैं, तो कभी-कभी मेटाडेटा करप्ट हो जाता है। कुछ जानकारी रास्ते में ही खो जाती है। ओहो, फिर तो टीम को मैनुअली उसे बैठ के ठीक करना पड़ता होगा। हाँ, और दूसरी बड़ी चुनौती जो है वो इंसानी है, कोऑर्डिनेशन में देरी। अच्छा। जब आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का क्लैश टेस्ट रन करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर एक दो नहीं, एक साथ हजारों क्लैश लाल रंग में दिखा देता है। बाप रे, हजारों! तो फिर उन हजारों क्लैश को सॉल्व करने के लिए हजारों फैसले भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। मीटिंग्स में बहस होती है, मेरा पाइप यहां से नहीं हटेगा, तुम अपना डक्ट छोटा करो। और कभी-कभी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में ही प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। और एक बात और, मुझे लगता है फाइल साइज भी बहुत बड़ा इशू होगा। मतलब भले ही आप NWC फाइल्स को हल्का कर लें, पर जब आप कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं तो पूरा मॉडल तो बहुत विशाल हो जाएगा। आप एकदम सही पॉइंट पर आई। उसे कहते हैं डिजिटल मॉन्स्टर बन जाना। NWT फाइल इतनी भारी हो जाती है कि उसे खोलना, रेंडर करना या किसी दूसरे शहर में बैठे इंजीनियर को भेजना एक बुरा सपना बन जाता है। ये तो बड़ी दिलचस्प आयरनी है। मतलब असली दुनिया में चीजों को टूटने से बचाने के लिए हम डेटा को जोड़ते जोड़ते इतना बड़ा मॉन्स्टर बना देते हैं कि फिर उस फाइल को क्रैश होने से बचाना ही अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट बन जाता है। हाँ, सिस्टम धीमा पड़ना या ग्राफिक्स कार्ड का उदय ना बहुत आम बात है। लेकिन अगर आप इन सब परेशानियों को तौलें, ये लंबी मीटिंग्स, भारी फाइल्स, तो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर बनी बनाई दीवार तोड़ने और करोड़ों बर्बाद करने से तो ये कंप्यूटर पर सिर खपाना हजारों गुना बेहतर है ना। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सॉफ्टवेयर का क्रैश होना हमेशा एक असली इमारत के क्रैश होने से बेहतर है। इसीलिए शायद आजकल बड़े प्रोजेक्ट्स में नेविसवर्क्स कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। एकदम। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों से एक पूरा डिजिटल सच बनाया जाता है, कैसे ज्योमेट्री के एल्गोरिदम्स रियल वर्ल्ड के टकरावों को पहले ही पकड़ लेते हैं और कैसे टाइम और स्पेस को 4D में कंट्रोल किया जाता है। और ये भी देखा कि तकनीक के साथ साथ इंसानों का तालमेल कितना जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी सिर्फ सिविल इंजीनियर्स तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर आप कोई भी बड़ा बिजनेस चलाते हैं या अलग-अलग टीमों को मैनेज करते हैं, तो समस्याओं को पहले से भांपने का, जिसे फोरसाइट कहते हैं, उसका ये बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। सही कहा। जानकारी सिर्फ इकट्ठा करना काफी नहीं है,
उसको सही तरीके से जोड़ना ही उस अफरा तफरी को एक सिस्टम में बदलता है। असली लेसन यही है कि कल की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज की प्लानिंग में है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को ख़त्म करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का विचार आ रहा है। आज हमारी तकनीक इतनी पावरफुल हो गई है कि वो ईंट, स्टील और पाइप्स के भौतिक टकरावों को 4D में सिमुलेट कर सकती है और उन्हें असलियत में होने से पहले ही सुलझा सकती है। तो ज़रा सोचिए, क्या हमारे समाज को भी एक ऐसे ही क्लैश डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है? मतलब आप किस तरह के क्लैश की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है हमारी सोसाइटी की उलझनें, अर्बन प्लानिंग, बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियां या फिर नए कानून। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी नई पॉलिसी को लोगों पर थोपने से पहले हम उसे एक डिजिटल इकोसिस्टम में सिमुलेट करें? एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग विचारधाराओं या इंसानी ज़रूरतों के बीच होने वाले अदृश्य टकरावों को पहले ही पहचान ले। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या पता कंस्ट्रक्शन की दुनिया की ये डिजिटल सटीकता कल को हमारी इंसानी उलझनों को सुलझाने के काम आ जाए। ये एक्सरे विजन और टाइम मशीन जिसे हमने इमारतों को बचाने के लिए बनाया था, हो सकता है कल वो हमारी पूरी सभ्यता को एक बेहतर शेप देने के काम आए। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए।